वेलकम बैक। अच्छा, कुछ हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी मोहम्मद राजपर साहब से, और आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान शिप्स एजेंट एसोसिएशन की। लंबी करियर है शिपिंग में, और अब आप मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन मैरीटाइम इश्यूज भी हैं। तो उनका कहना था, ये को मेरे ख्याल 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले बात हुई है शायद वसत, उनका कहना था कि क्योंकि खलीज के बंदरगाहों में आप देख सकते हैं काफ़ी मसले दरपेश हैं, तो ट्रांसशिपमेंट, वो जो बीच में जो शिपमेंट आप रोकते हैं और फिर उसको रीलोड करते हैं, उसकी बिजनेस हम अपने बंदरगाहों पर कर सकते हैं। तो आज थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई राजपर साहब से, एक बार फिर उनसे यही सवाल पूछा कि जी कुछ हफ्ते पहले आप कह रहे थे कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या ट्रांसशिपमेंट की जो वॉल्यूम है और उससे पाकिस्तान को जो मुनाफा मिलता है, क्या वाकई उसमें इजाफा हुआ है? सुनिए जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मार्च से तकरीबन 8,500 कंटेनर कराची पोर्ट पे आ चुके हैं और 4,000 के करीब कंटेनर पोर्ट कासिम में आ चुके हैं, और ये तकरीबन 6 जहाज़ों के अंदर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को अब एज अ सीरियस ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ से हम माल सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और आगे फिर उनका ऑनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बना सकते हैं। यू विल बी अ लिटिल सरप्राइज कि पिछले पूरे साल में जितने कंटेनर हुए उससे ज्यादा ये मार्च के महीने में हो गए हैं। बेशक इसकी रीजन यही है कि इस वक्त जो गल्फ के पोर्ट्स इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी एज ट्रेड, एज इंडस्ट्री, एज सेक्टोरल एक्सपर्ट्स टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इसको आप एज अ टेस्ट केस ले जाएं और फिर इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करें, ताकि जो मिलियंस ऑफ कंटेनर्स ट्रांसशिप हो रहे हैं गल्फ के अंदर, उसका कुछ हिस्सा, रिस्पेक्टेबल हिस्सा पाकिस्तान के शेयर में भी आना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके प्रोग्राम ने इसके ऊपर बहुत रोशनी डाली, और जो पिछली दफा आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी इसी तरह, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इनपुट लेना शुरू किया है, और हम बहुत अच्छी तरह डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो पाकिस्तान को एज अ कम्पेटिटिव एंड क्वालिटेटिव ऑप्शन प्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक कमिंग डेज देयर विल बी इवन बेटर रिजल्ट्स टू शेयर विद यू। जी, तो मतलब कि पिछले 1 महीने में उतना कारोबार हुआ है ट्रांसशिपमेंट का जो पिछले पूरे साल में हुआ था। दैट इज पंजाबी में एक मिसाल है, कुब्बे दे कमर ते लात पई ओदा कुब निकल गया। जी है, ये भी है, लेकिन ये कि खुशी की बात है बिल्कुल, कि एक अपॉर्चुनिटी तो है पाकिस्तान के पास, आर्जी ही सही, लेकिन ये है। और जो लोग कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची या लाहौर की जानिब सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ख़बर ये है कि हमने तो अपने फरवरी में बुकिंग करा ली थी कुछ अजीज़ों की, लेकिन अब जो आप बुकिंग करा रहे हैं तो ज़रा ध्यान से कराइएगा, क्योंकि चूँकि तेल का बहरान सीरियस होता जा रहा है, तो एयरलाइंस जो हैं उन्होंने भी मौके का देखते हुए अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। कराची तक लाहौर इस्लामाबाद का जो सिंगल टिकट है वो 40,000 तक पहुंच गया है, और चांस सीट जो है वो 50,000 में आपको अवेलेबल है। एक तरफ का भाईजान, एक तरफ का, हाँ, वापस नहीं आइएगा जब तक जंग ख़त्म नहीं, फिर तो बेहतर है कि बंदा उधर ही रहे। अच्छा, पाकिस्तानी हम लोग मस्त लोग हैं, मसलन जैसे वियतनाम है या साउथ कोरिया है, 75 दिन का तेल उनके पास मौजूद है, लेकिन उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। अपन के पास है 28 दिन का पूरी गुंजाइश है, चिल माहौल है। हमारे जो 4 सूबे हैं माशाल्लाह, उसमें से सिर्फ सिंध ने ये कहा है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की कोई बात सोच रहे हैं, लेकिन जो बाकी सूबे हैं उन्होंने जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने किफ़ायत शारी का जो ऐलान किया है, मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने कोई 4-5वीं दफ़ा किफ़ायत शारी के इक़दाम किए हैं, तो उसके तहत जो है वो चिल चल रहे हैं, और उन्हें पता है कि अल्लाह मालिक है। चूँकि वज़ारत ख़जाना ने कह दिया है कि जी अप्रैल की भी बुकिंग सिक्योर है, मसला ही गड्डियाँ शड्डियाँ देख लेंगे। हाँ। यार नहीं, लेकिन यार जो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं वो चिल नहीं है, तो यार वो क्यों चिल, लेकिन उन्हें होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। जिसके पास 9 करोड़ की गाड़ी है जिसमें हाई ऑक्टेन चल रहा है,
تو وہ کیوں نہیں چل ہوگا؟ ویسے اس بندے کو شرم آنی چاہیے اگر وہ اس بات پہ کمپلین کر رہا ہے. نہیں تو وہ شرم آئے نہ آئے وہ کیونکہ ڈیزل تو نہیں ڈلوا سکتا. نہیں جتنی میری گاڑی ہے اتنی آپ کی بمپر ہے یار, یو نو, تو پھر صحیح ہے, ٹھیک ہے کوئی. اچھا, خرم حسین کا جو آرٹیکل تھا اس میں ہم نے ان کا انالیسس ہے کہ اب 2 ہفتے تک تو حکومت نے سبسڈی دے دی, اپنے اوپر سارا بوجھ لے لیا کہ جی 55 روپے فی لیٹر ہم نے جو اضافہ کیا اس سے اوپر ہم عوام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اب آنچ جو ہے وہ پیر ظاہر ہے کہ حکومت کے بھی گرم ہو رہے ہیں, وہ کب تک کھڑی رہے گی اس دھوپ میں؟ آنچ تو آئے گی, تو آنچ تو آئے گی. اور ہم ابھی نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ ہفتے بعد حکومت مجبور ہو کہ کوئی نہ کوئی راشن بندی کرے یا مزید کیٹیگرائزیشن کرے کہ گاڑیوں والوں کو نہیں ملے گا, صرف پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو یا موٹر سائیکل والوں کو ملے گا. کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے, لیکن اس میں پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پریشان سبھی ہیں اس دنیا میں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے. تو ہم بھی ظاہر ہے کہ 192 ممالک میں ہی شامل ہوتے ہیں, تو سکون جو باقیوں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بقول جان ایلیا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز, ہاں, ہم جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی اس میں جو کوششیں ہیں کہ ایک سائڈ سے میسیج پہ دوسری سائڈ کو پہنچانا, ہم اکثر ثالثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شاید بہتر ہے کہ ہم سہولت کاری کا لفظ استعمال کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میڈیشن اور فیسیلیٹیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس وقت سہولت کاری ہو رہی ہے, امید ہم کر سکتے ہیں, ہم پوسٹ آفس بنے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اچھا ہے بیکاز آپ کو پوسٹ آفس بھی ایک ٹرسٹڈ قسم کا چاہیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بات ثالثی تک پہنچے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ڈی ایسکلیشن ہوگی اس سے پہلے ہم ایک بہت بڑی ایسکلیشن شاید ہمیں دیکھنے کو ملے. آن دیٹ نوٹ آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.